इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लाया हूँ क्लास 10th साइंस के सभी फार्मूलों को, जो बहुत ही बेसिक फार्मूला है, जो बोर्ड एग्जाम से लेकर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले जो है साइंस के किताब में दे रखा है क्लास 10th की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फार्मूला दिया है इसको हम लोग जो है दर्पण वाले से ले लेते हैं। और इसमें जो दिया है F बराबर R/2, यह F बराबर R/2 जो है, ये F यहाँ पे फोकस दूरी होता है दर्पण का, R वक्रता त्रिज्या होती है। तो इन दोनों के बीच जो है संबंध होता है, यहाँ पे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। ठीक है। दूसरा जो फार्मूला है इसको हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं इस फार्मूले को। और ये जो फार्मूला है 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u। f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। और u क्या है? वस्तु दूरी है। हमें ध्यान रखना है यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के लेवल से भी और अन्य भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगला जो फार्मूला है इसमें m बराबर दिया है h'/h। ध्यान रखेंगे कि m यहाँ पर जो है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है, और जो है h' जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h जो है वस्तु की ऊंचाई होता है। हमने v बताया है, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, और u वस्तु दूरी होता है। यहाँ पे ध्यान दें कि m बराबर कितना है? h'/h। और दूसरा फार्मूला यहीं पे लिखे हैं m बराबर माइनस में v/u, मतलब कि m बराबर माइनस में v/u। ये फार्मूला दर्पण के लिए है। दर्पण का रेखीय आवर्धन जब निकालना हो तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि यही फार्मूला सेम टू सेम जो है लेंस में भी होता है, लेकिन वहाँ पे प्लस में होता है। चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ पे जो फार्मूला दिया है ये लेंस सूत्र का फार्मूला है। इस फार्मूले को हम लोग लेंस सूत्र के फार्मूले के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो दिया है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो f है फोकस दूरी ही होता है, लेकिन लेंस की फोकस दूरी होता है, और v जो है प्रतिबिंब दूरी होता है, और u क्या होता है? वस्तु दूरी होता है। इस फार्मूले को हम लोग जो है लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। अगला जो फार्मूला है वो लेंस की रेखीय आवर्धन होता है। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं m रेखीय आवर्धन हो जाता है, h' प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h वस्तु की ऊंचाई, v प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है? वस्तु दूरी होता है। यहाँ पर देखिए m बराबर कितना है? h'/h, और m बराबर कितना है? v/u। v/u यहाँ पर देखिएगा लेंस के लिए प्लस में फार्मूला होता है। ये हमें बहुत ही ध्यान से जो है कभी भी न्यूमेरिकल जब लगाना हो तो दर्पण में है कि लेंस में है, ये हमें ध्यान में रखकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेम फार्मूला है। और यहाँ पे देखिए प्लस में है और यहाँ पे देखिए माइनस में है, तो ये हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा बराबर। नीचे जो फार्मूला दिया है p बराबर 1/f मीटर में, मतलब कि ये जो है लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है। p बराबर 1/f, p पावर होता है, क्षमता होता है, और f जो है लेंस की फोकस दूरी होती है। किस में होती है? मीटर में। तो जब मीटर में दिया जाए तो 1/f मीटर में होता है, लेकिन जब सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f सेंटीमीटर में होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी लेंस की जब क्षमता निकाली जाती है तो इससे निकालते हैं। एक और बात, जो लेंस होता है इसका जो मात्रक, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसको डायप्टर होता है, और हम डायप्टर को d से दिखाते हैं। और 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, मतलब कि एक डायप्टर जो है 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता भी 1 डायप्टर के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से 1 डायप्टर की आप जो है परिभाषा दे सकते हैं। अगला जो है विद्युत वाले पार्ट से देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला इसमें आता है। सबसे पहले आवेश का फार्मूला दिया है, Q बराबर Ne होता है। Q आवेश होता है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यह जो है इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आवेश का फार्मूला दिया है। ठीक है। आवेश का मात्रक कितना होता है? कूलम होता है। आवेश का जो मात्रक कूलम होता है बड़ा मात्रक होता है, इसलिए उसके जगह पे हम क्या करते हैं? माइक्रो कूलम और मिली कूलम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो कूलम का मान जो है, 1 माइक्रो कूलम का मान 10⁻⁻6 होता है, और मिली कूलम का मान जो है 10⁻⁻3 होता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। सवाल बनाना, जब सवाल आता है तो ये सब माइक्रो कूलम और मिली कूलम का वहाँ पे ज़्यादा रहता है। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो फार्मूला है I बराबर Q/T है। I यहाँ पे विद्युत धारा है, Q आवेश है, और T क्या है? समय है। आवेश में चालक तार में आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। चालक तार में आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ पे देखिए Q बराबर Ne है, तो हम Q के जगह पे Ne भी लिख सकते हैं, तो Ne/T भी जो है ये फार्मूला हो सकता है।
अच्छा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसमें हम लोग जो है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर दोनों का यूज कर सकते हैं और मिली माइक्रो इसके सामने भी हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, एक एम्पियर की परिभाषा अगर देना हो तो कैसे दे सकते हैं? एक एम्पियर किसे कहते हैं? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर के बराबर होगा। कैसे बोलेंगे? यही फिर से एक बार देखिए कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक तार के अंदर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इसकी 1 एम्पियर की परिभाषा बोल सकते हैं, अर्थात 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं किसके बारे में? तो अगला जो फार्मूला दिया है ये V बराबर W/Q दिया है। V बराबर जो W/Q दिया है, V क्या है? ये विद्युत विभव होता है। W क्या है? कार्य होता है। और Q क्या होता है? आवेश होता है। V विद्युत विभव है, W कार्य है और Q क्या है? आवेश है। अच्छा, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। ये अभी जो है मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में जो है आ सकता है, कई जगहों पे मिली वोल्ट का जो है ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर कहें कि 1 वोल्ट की परिभाषा देनी हो, यहाँ पे आ जाते हैं। 1 वोल्ट की अगर परिभाषा देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं? तो देखिए 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति 1 कूलम। 1 जूल प्रति 1 कूलम मतलब कि हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि यदि एकांक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम लोग ऐसे दे सकते हैं विद्युत विभव के लिए। ठीक है, 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है फार्मूला होता है विद्युत विभवांतर का। किसका फार्मूला होता है? विद्युत विभवांतर का। विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे कोई स्रोत आवेश है। ठीक है, स्रोत आवेश है तो क्या करेगा? यह आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो यहाँ पे एक बिंदु ए है और यहाँ पे एक बिंदु बी है। तो यहाँ पे विभव अलग होगा, यहाँ पे विभव अलग होगा, दोनों जगहों पे विभव क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ पे मान लेते हैं विभव वी बी है और यहाँ पे विभव कितना है? वी ए है। अगर हमें जो है एकांक कूलम आवेश को ए से बी तक लाने में, ध्यान से देखेंगे, एकांक आवेश को बी से ए तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य का परिमाण जो है इस बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर होता है। मतलब एकांक कूलम आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य का परिमाण जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। यदि मान लीजिए कि उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि अगर हम लोग जो है Q कूलम आवेश को B से A तक लाते हैं और उसको लाने के लिए जो है अगर W कार्य करना पड़ता है तो 1 कूलम के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे Q कूलम है ना, W कार्य करना पड़ता है तो क्या कर देंगे? W में हम Q से भाग दे देंगे। तो यह किसके बराबर होगा? यह जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होगा, VA माइनस VB के बराबर होगा। VA माइनस VB के बराबर होगा। तो यह जो फार्मूला है ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का फार्मूला है। यह भी हमें ध्यान रखें, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ये विभव है, ये विद्युत विभवांतर है। अच्छा, अगला जो फार्मूला ये जो है V बराबर I/R, ध्यान रखना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ओम नियम का फार्मूला है। ठीक है, ये ओम नियम का फार्मूला होता है। ठीक है, V बराबर I/R, V विभव होता है, I धारा होता है और R जो है याद रखना है प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक ओम होता है। कितना होता है? ओम होता है। तो ओम नियम का फार्मूला हो गया। अब जो है ध्यान रखिए यहाँ पे कि R बराबर रो L बटे A है। R बराबर रो L बटे A है। यहाँ पे R क्या है? प्रतिरोध है। रो क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है, जिसका मात्रक ओम मीटर होता है। L चालक तार की लंबाई होता है और A क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके हिसाब से ये फार्मूला हमें मिलता है। तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है L पर निर्भर करता है और A पर निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर रो का मान निकाल लिया गया है तो A को यहाँ पे भी दिए तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। ये भी फार्मूला है, तो इस पर भी हो जाए तो सवाल जो है आते हैं एग्जाम में। इसके आगे देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है परिपथ को सॉल्व करने के लिए, R बराबर दिया है R1 + R2 + R3। ये ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला? श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। यदि परिपथ में जो प्रतिरोधक जुड़े रहेंगे अगर वह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उन सबके लिए जो है ये
फार्मूला जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, इसका अगला जो फार्मूला यहाँ पे देखेंगे, ये जो फार्मूला दिया है ये समांतर क्रम का फार्मूला है। 1/r बराबर दिया है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है। यदि परिपथ में जो प्रतिरोधक लगे हैं अगर वह समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे तो उसके लिए इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके आगे देखेंगे यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे जो फार्मूला दिया H बराबर W, H का मतलब हीट हो गया, उष्मीय ऊर्जा हो गया, W मतलब विद्युत ऊर्जा हो गया, और W बराबर जो दिया है VI/T दिया है। मतलब कि किसी चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर विद्युत ऊर्जा होता है, वो विद्युत ऊर्जा कितना होता है तो V बराबर I/T होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक तार जो होता है वह धीरे धीरे गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो विद्युत ऊर्जा होती है वह धीरे धीरे क्या होती है, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। तो जो हमारी विद्युत ऊर्जा का जितना परिमाण होता है उतना ही उष्मीय ऊर्जा का परिमाण होता है। इसीलिए हमने क्या किया है, W बराबर क्या लिख दिया है, H लिख दिया है, जिसकी वजह से हमें W बराबर VI/T होता है, इसीलिए H बराबर VI/T हो जाता है। दोनों का मात्रक ध्यान रखना है, ऊर्जा है, दोनों को मात्रक हम लोग जूल में ही लिखेंगे। किस में लिखेंगे, जूल में लिखेंगे। लेकिन जब वही वैल्यू हमें जब पूछे कैलोरी में तो वही वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं VIT/4.2 कैलोरी भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि याद रखें 1 जूल बराबर कितना होता है, 1/4.2 कैलोरी होता है। ये फार्मूला होता है कैलोरी का। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे चेंज कर दिया गया, उष्मा का मतलब ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, और कैलोरी का जो उष्मा होता है उष्मीय ऊर्जा होता है उसका खासकर उसके लिए एक मात्रक का यूज किया जाता है, कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 1 जूल बराबर इतना होता है। अच्छा, नीचे जो फार्मूला दिया है ये क्या फार्मूला है, ये है विद्युत शक्ति का, जिसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, और P बराबर W/T दिया है। मतलब कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की क्षय दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। मतलब कि कोई जो चालक तार होता है उस चालक तार में कितने घंटे में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसको हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जब निकालेंगे तो पावर कहलाएगा, और P से हम पावर हो जाता है, शक्ति हो जाता है, W से विद्युत ऊर्जा हो जाता है, और T से समय हो जाता है। ठीक है, इसका मात्रक ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग जूल प्रति कूलम बोलेंगे, सॉरी सेकेंड बोलेंगे, जूल प्रति सेकेंड बोलेंगे, जिसका मात्रक हम कितना लेते हैं, वाट लेते हैं। कितना लेते हैं, वाट। ये वाट छोटा मात्रक होता है, इसलिए हम लोग किलो वाट का भी यूज करते हैं, और किलो वाट 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलो वाट जो होता है वह 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगला जो फार्मूला जो दिया है यह भी जो है पावर का ही है। कुछ फार्मूले हैं यहाँ पे जिसको यहाँ पे चेंज किया गया है। देखिए, जैसे यहाँ पे W बराबर VI/T दिया है, तो जब हम W का मान यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम W का मान इस फार्मूला में रखेंगे तो W कितना VI/T/T, तो T से T क्या हो जाएगा, जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, VI बचेगा, तो इसीलिए P बराबर VI हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए P बराबर I/R लिखा गया, मतलब I² × R लिखा है। क्यों, क्योंकि हम लोग ओम नियम से जानते हैं कि V बराबर I/R भी होता है। तो जब क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग जो है V बराबर I रखेंगे, V बराबर I/R रखेंगे, तो जब V को हटा करके I/R रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये I पहले से तो I से गुणा करें तो I² × R हो जाएगा। तो यह भी फार्मूला है। अच्छा, दूसरा जो फार्मूला दिया है V²/R दिया है, तो कैसे बनाया गया है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर I का मान रखा गया है, I बराबर हो जाएगा V/R। कैसे, देखिए यहाँ पे V बराबर I/R है, तो I का मान निकालना हो तो R को इधर भेजेंगे तो V/R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, V की जगह I की जगह पे V/R रखेंगे। जब V/R रखेंगे तो भाई V का भी स्क्वायर होगा, R का भी स्क्वायर होगा, V का भी स्क्वायर हो गया, R का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे R पहले से है तो एक R से एक R कट जाएगा, तो क्या बचेगा, V²/R बचेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, तो वही फार्मूला बना दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यह एक फार्मूला हो गया। V क्या है, वही है विभव, R क्या है, प्रतिरोध है, P क्या है, शक्ति है, ये याद रखना है। अच्छा, अगला जो यहाँ पे जो दिया है, देख रहे हैं आपको दिया है ये किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक होता है। जब घरों में, अस्पतालों में, स्कूलों में या बड़ी बड़ी कंपनियों में जब विद्युत ऊर्जा को बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है, तो अगर वहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा का जो आता है, अगर मात्रक वहाँ पे अगर जूल लगते हैं तो बहुत बड़ी आंकड़ा हो जाता है। उसके लिए हम लोग किलोवाट घंटा का इस्तेमाल करते हैं। किलोवाट घंटा जो है बहुत बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, और एक तरह का विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, और किलोवाट घंटा का वैल्यू कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और याद रहे कि किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं, हम लोग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं।
ठीक है, यही 1 यूनिट होता है और 1 यूनिट का वैल्यू भी इतना ही होता है। तो किलोवाट घंटा को भी यूनिट कहते हैं और यूनिट ही। अच्छा, एक और इसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोला जाता है। कई जगह पे BTU लिखा जाता है और कई जगह पे BOT भी लिखा जाता है। ठीक है, तो BTU भी बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, BTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी इसको कहा जाता है, जिसका वैल्यू इतना ही होगा, हमें याद रखना है इसको भी। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण फार्मूला है। जब हम लोग घर में जो ऊर्जा खर्च करते हैं, अगर उसी ऊर्जा को अगर हमें यूनिट में हमेशा लाना हो आंसर, ठीक है, यूनिट में आंसर लाना हो तो उसके लिए अलग फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि देखिए P बराबर कितना है, P बराबर है W/T। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे P बराबर है W/T। ठीक है, तो जब हम इसको W का मान निकालेंगे तो W बराबर कितना दिया जाएगा, हो जाएगा P × T हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, इसका मात्रा किस में मिलेगा, हमें जूल में मिलेगा। किस में मिलेगा, जूल में। तो ये जूल में हमारा आंसर इसका आएगा। लेकिन वही ऊर्जा का मान हमें जब यूनिट में लाना हो तो हम क्या करेंगे, नीचे 1000 से भाग दे देंगे। जब नीचे 1000 से भाग दे देंगे तो हम लोग का आंसर किस में आएगा, यूनिट में आएगा। ये हमें बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यूनिट में लाने के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग जो है इसमें इससे भाग दे दिए हैं। और समय याद रखिएगा, यहाँ पे घंटे में होता है, समय किस में होता है, घंटे में। V किस में होता है, वोल्ट में होता है। और I किस में होता है, एम्पियर में होता है। और समय याद रखिएगा घंटे में होता है। ठीक है, तब जो है हमारा W बराबर कितना हो जाएगा, हमारा W बराबर हो जाएगा VIT/1000 और ये हमारा आंसर किस में आएगा, यूनिट में आएगा। तो ये सब जो फार्मूले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, और या कह लीजिए कि ये बेसिक फार्मूले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको याद करते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो है बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं, या कह लीजिए कि आपका नींव जो होता है फिजिक्स क्षेत्र में, आपका नींव बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो जो है बहुत ही आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।